मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज शुरू होगा समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, पिछले दो क्लास में, एक क्लास में संख्या पद्धति पे VI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे हैं और एक क्लास में हम लोग बीज गणित पे VI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे हैं। छात्रों से निवेदन है, वह वीडियो जो भी डाला गया है संख्या पद्धति पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या बीज गणित पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का महत्व 50% है। और छात्रों से निवेदन है, जो भी छात्र पिछला वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, वहाँ पे जाके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और यदि वीडियो देखने में थोड़ा सा स्पष्ट नजर नहीं आए तो यहाँ 3 डॉट्स है, वहाँ से वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। और जब भी वीडियो देखें तो थोड़ा सा मोबाइल का लाइट भी अधिक कर लें। तो चलिए, आज का टॉपिक जो है समांतर श्रेणी, काफी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, बातें सभी समझ में आएंगी आपको। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए, आज आपका शुरू हो रहा है समांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में हम एपी कहते हैं, एपी। ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? एपी। ए फॉर एरिथमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन। एपी अर्थात एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक ना? ध्यान दीजिएगा। चलिए, आज समांतर श्रेणी पे पहला वीडियो लेक्चर है। लगभग 3 वीडियो लेक्चर आपका थ्योरी चलेगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग चैप्टर का क्वेश्चन भी करेंगे, तो देखते रहना है। अनुक्रम, अनुक्रम जिसको इंग्लिश में कहते हैं सीक्वेंस। ध्यान दीजिए, सीक्वेंस आपका क्या है, ध्यान देते रहिएगा। देखिए, पहले समझिए, अनुजुड़ क्रम। देखिए, इसको यदि हम अलग अलग तोड़ें, इसका हम संधि विच्छेद नहीं कर रहे हैं जी, इसको अलग अलग 2 खंडों में बांट रहे हैं। तो अनुजुड़ क्रम, अनु का अर्थ होता है अनुसरण करना। ध्यान दीजिएगा, अनु का अर्थ क्या होता है? अनुसरण करना, यानी फॉलो करना, अनुपालन करना। और क्रम का अर्थ आपका संख्याओं के क्रम से है, संख्याओं का क्रम। ध्यान देते रहिएगा, अनु का अर्थ है अनुसरण करना और क्रम का अर्थ संख्याओं के क्रम से है, यानी संख्याओं के किसी क्रम का अनुसरण करना ही अनुक्रम कहलाता है। संख्याओं के किसी क्रम का अनुसरण करना ही अनुक्रम कहलाता है, ठीक ना? होता क्या है, यहाँ पे संख्याओं का एक समूह है जिसमें प्रत्येक संख्या अपने पूर्व संख्या का अनुकरण करती है, ठीक ना? संख्याओं का एक समूह है, संख्याओं का एक क्रम है जिसमें प्रत्येक संख्या एक प्रतिरूप का अनुपालन करती है, एक पैटर्न का अनुसरण करती है, ठीक है? तो अनुक्रम को 2 भागों में बांटे, अनु और क्रम। अनु का अर्थ है अनुसरण करना, क्रम का अर्थ यहाँ संख्याओं के किसी क्रम से है, अर्थात संख्याओं का एक समूह है। तो इसका परिभाषा बोलेंगे हम, सीधी सी बात, संख्याओं के किसी क्रम का अनुसरण करना ही अनुक्रम कहलाता है। इसमें क्या है, संख्याओं का एक समूह है जिसमें प्रत्येक संख्या एक पैटर्न का अनुसरण करती है, जिसमें प्रत्येक संख्या एक पैटर्न का, प्रतिरूप का अनुपालन करती है, ठीक ना? चलिए, परिभाषा आप लिखेंगे, ध्यान देते रहिएगा। तो परिभाषा हम लोग तोड़ के क्या देखे जी, संख्याओं के किसी क्रम का अनुसरण करना ही अनुक्रम कहलाता है, या ऐसे भी डिफाइन कर लेते हैं, संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार निश्चित प्रतिरूप का अनुपालन करे, अनुक्रम कहलाता है, ठीक ना? संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार एक निश्चित पैटर्न का अनुपालन करे, एक निश्चित प्रतिरूप का अनुसरण करे,
अनुक्रम कहलाता है। चलिए पहले लिखते हैं, संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम कहलाता है। ध्यान दीजिए, आप जैसे इसको डिफाइन करना चाहते हैं डिफाइन कर लीजिए। हमने बताया संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो अनुक्रम कहलाता है। परिभाषा हमने यह लिखा। आप यह भी कह सकते हैं संख्याओं के किसी क्रम का अनुसरण करना ही अनुक्रम कहलाता है। संख्याओं के किसी क्रम का अनुसरण करना ही अनुक्रम कहलाता है। संख्याओं का एक समूह है जिसमें प्रत्येक संख्या, प्रत्येक पद अपने पूर्व पद का एक पैटर्न के अनुसार उसका अनुपालन करती है, ठीक ना। तो संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो अनुक्रम कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, हम लिखें 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट। ध्यान दीजिएगा, देखिए हमने संख्याओं का एक समूह लिखा है, ठीक ना। यदि हम आपसे पूछें कि इसका अगला पद क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि 4 में 2 जोड़े हैं तो 6 मिला है, 6 में 2 जोड़े हैं 8 मिला है, 8 में 2 जोड़े हैं 10 मिला है, 10 में 2 जोड़े हैं 12 मिला है। इसका मतलब इसका अगला पद क्या होगा, तो आप कह दीजिएगा 12 2 14 होगा ना। तो यह एक अनुक्रम है जिसमें प्रत्येक संख्या अपने पूर्व संख्या का एक पैटर्न का अनुपालन कर रही है, ठीक ना। तो यह एक अनुक्रम है। यानी संख्याओं का वह समूह जिसमें प्रत्येक संख्या को देखते हुए उसके अगले पद की गणना कर सकें, अगले पद को निर्धारित कर सकें, उसको हम अनुक्रम कहते हैं, ठीक है। यहां आप देख रहे हैं प्रत्येक संख्या अपने पूर्व संख्या का एक निश्चित नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ रही है, एक पैटर्न पे आगे बढ़ रही है। यानी प्रत्येक संख्या एक निश्चित पैटर्न का अनुकरण करते हुए आगे बढ़ रही है, नहीं तो यह अनुक्रम है। ध्यान दीजिए, ऐसा कुछ भी लिखें 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट। हम आपसे पूछें इसका अगला पद क्या होगा जी, इसका अगला पद क्या होगा, तो आप कहिएगा 1 में 2 जोड़ा गया, 3 में 2 जोड़ा गया, 5 में 2 जोड़ा गया 7, इसका अगला पद 9 होगा, ठीक है। कैसे बता दिए, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक संख्या अपने पूर्व संख्या का एक पैटर्न का अनुपालन करते हुए आगे बढ़ रही है, नहीं तो यह एक अनुक्रम है, ठीक है। ध्यान देते रहिएगा। यदि हम आपका लिख दें 5, 10, 15 और पूछ दें इसका अगला पद क्या होगा जी, तो आप देखिएगा 5 से बढ़ रहा है, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, इसका मतलब 15 में 5 जोड़ेंगे 20, इसका अगला पद क्या होगा 20। तो संख्याओं का वह समूह जिसमें हम अगले पद को निर्धारित कर सकें, अगले पद की गणना कर सकें, वही अनुक्रम होता है, ठीक ना। चूंकि इसमें प्रत्येक संख्या अपने पूर्व संख्या का एक निश्चित पैटर्न पे अनुकरण करते हुए आगे बढ़ती है, ठीक ना। तो यही आपका अनुक्रम है, ध्यान दीजिएगा। यदि हम ऐसा लिख दें, मान लीजिए 10, 11, 15, 18, अगला पद बताइए, तो आप बता ही नहीं सकते हैं। यहां पे देखिए 1 में 9 जोड़िएगा 10 मिलेगा, 10 में 1 जोड़िएगा 11 मिलेगा,
11 में 4 जोड़िएगा 15 मिलेगा, 15 में 3 जोड़िएगा 18 मिलेगा। यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, अगले पद की गणना आप नहीं कर सकते हैं, अगला पद आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं, अतः आपका यह अनुक्रम नहीं है, समझे ना? ठीक, चलिए अब ध्यान देते रहिएगा, थोड़ा सा इसमें लिखें। अब देखिए किसी अनुक्रम के पदों को, चलिए लिखते हैं, किसी अनुक्रम के पदों को T1, T2, T3, डॉट 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 Tn या A1, A2, A3 डॉट 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 An से दर्शाते हैं। ध्यान देते रहिएगा, किसी अनुक्रम के पदों को हम T1, T2, T3 डॉट 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 Tn से दर्शाते हैं या A1, A2, A3 डॉट 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 An से दर्शाते हैं, ठीक ना? ध्यान दीजिएगा, यह आपका T1 आपका पहला पद है, T2 आपका दूसरा पद है, T3 आपका तीसरा पद है, इसी प्रकार T4 आपका चौथा पद हो जाएगा, T5 पांचवा पद हो जाएगा, T10 आपका 10वां पद हो जाएगा, T20 आपका 20वां पद हो जाएगा। तो Tn क्या होगा जी? ध्यान दीजिएगा, 5 है तो 5वां पद, 10 है तो 10वां पद, 20 है तो 20वां पद, n है तो nवां पद कहिएगा ना। 20 है तो 20वां पद कह रहा है, 10 है 10वां पद कह रहा है, n है तो nवां पद कहिएगा ना, तो यह nवां पद है नहीं। तो किसी अनुक्रम के पदों को हम T1, T2, T3 डॉट 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 Tn से या A1, A2, A3 डॉट 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 An से दर्शाते हैं, ठीक ना? पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, इसी प्रकार A4 आपका चौथा पद हो जाएगा, A5 आपका पांचवा पद हो जाएगा, समझे? चलिए थोड़ा सा और आगे लिखें, ध्यान देते रहिएगा। किसी अनुक्रम का nवां पद व्यापक पद कहलाता है, व्यापक पद कहलाता है। ध्यान दीजिए, यह बात आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है जी, एग्जाम में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करता है, किसी अनुक्रम का nवां पद कहलाता है, 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक ना? तो किसी अनुक्रम का nवां पद क्या कहलाता है जी? व्यापक पद कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक ना? चलिए, किसी अनुक्रम का nवां पद व्यापक पद कहलाता है जिसे Tn या An से दर्शाते हैं। कोई दिक्कत? अनुक्रम का nवां पद क्या कहलाता है जी? व्यापक पद कहलाता है। और व्यापक पद को हम किससे दर्शाते हैं? Tn से या An से, यानी nवां पद कहिए या व्यापक पद कहिए, nवां पद को ही व्यापक पद कहते हैं और इसको किससे दर्शाते हैं? Tn से या An से, ठीक ना? चलिए इसमें एक लाइन और लिखेंगे, थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ध्यान देते चलिएगा आप लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इसमें एक पॉइंट और नीचे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 पॉइंट तो आपका यह रहा, तीसरा पॉइंट लिख रहा है, किसी अनुक्रम के nवां पद को अंतिम पद भी कहते हैं, अंतिम पद भी कहते हैं तथा इसे स्मॉल l से दर्शाते हैं, तथा इसे स्मॉल l से दर्शाते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पे लिखे हैं किसी अनुक्रम के nवां पद को अंतिम पद भी कहते हैं, और जब अंतिम पद कहेंगे तो इसे किससे दर्शाएंगे? स्मॉल l से, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, T1, T2, T3
पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। इसी प्रकार T4 रहेगा चौथा पद, T5 रहेगा पांचवा पद, T10 रहेगा 10वां पद, T20 रहेगा 20वां पद, Tn है तो nवां पद। तो आप ही देखिए nवां पद ही अंतिम पद नहीं है जी, सबसे अंत में है ना, nवां पद आपका अंतिम पद है ना। तो ही कह रहा है किसी अनुक्रम के nवां पद को हम अंतिम पद भी कहते हैं। nवां पद आपका अंत में है ना जी, अंतिम पद है ना। तो किसी अनुक्रम के nवां पद को हम अंतिम पद भी कहते हैं तथा इसे स्मॉल l से दर्शाते हैं। यानी अंतिम पद को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल l से। कोई दिक्कत? इतना समझे ना आप लोग। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, कहीं भी दिक्कत हो बोलिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। अब यहां पे एक चीज पे ध्यान दीजिए, आप nवां पद कहिए या अंतिम पद कहिए या व्यापक पद कहिए, सब एक है जी। कोई दिक्कत? आप nवां पद कहें, अंतिम पद कहें, व्यापक पद कहें, सब एक ही बात है जी। व्यापक पद सब एक ही बात है। कोई दिक्कत? nवां पद आपका अंतिम पद होता है, इसलिए nवां पद को हम अंतिम पद भी कहते हैं। और nवां पद का नाम क्या दिया गया है? व्यापक पद। तो आप nवां पद कहें या अंतिम पद कहें या व्यापक पद कहें, सब एक ही बात है जी, समझे? उसके अलावा देखिए, आप Tn से दर्शाइए या An से दर्शाइए या स्मॉल l से। लिखे हम किसी अनुक्रम का nवां पद व्यापक पद कहलाता है तथा इसे Tn या An से दर्शाते हैं। इतना बताए हुए हैं आपको। उसके बाद लिखे हैं तीसरा पॉइंट, किसी अनुक्रम के nवां पद को अंतिम पद भी कहते हैं। nवां पद ही आपका अंतिम पद होता है और अंतिम पद को हम स्मॉल l से दर्शाते हैं। यानी Tn कहिए, An कहिए, स्मॉल l कहिए, तीनों एक ही बात है। आप Tn कहिए या An कहिए या स्मॉल l कहिए, तीनों आपका एक ही बात है जी। nवां पद कहिए, अंतिम पद कहिए, व्यापक पद कहिए, सब एक ही बात है, ठीक ना। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन बनाते समय जब क्वेश्चन बनाया जाएगा तो कहीं Tn लिख देगा, कहीं स्मॉल l लिख देगा, ठीक ना। तो सब एक ही चीज है, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, उतारते भी चलिएगा आप लोग, ठीक है। बीच में आप उतारते भी चलेंगे और कहीं आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए जी। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखा जाएगा श्रेणी, प्रोग्रेशन। ध्यान दीजिए, श्रेणी को हम सीरीज भी लिखते हैं, ठीक ना। श्रेणी को सीरीज भी लिखा जाता है या प्रोग्रेशन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा कहता है वैसा अनुक्रम जो एक निश्चित पैटर्न का अनुपालन करे, श्रेणी कहलाता है। वैसा अनुक्रम जो एक निश्चित प्रतिरूप का अनुसरण करे, जो एक निश्चित पैटर्न का अनुपालन करे, जो एक निश्चित पद्धति का अनुपालन करे, श्रेणी कहलाता है। आप जैसा कह लीजिए, वैसा अनुक्रम जो एक निश्चित पैटर्न का, पैटर्न आपका इंग्लिश शब्द हो गया, पैटर्न को हिंदी में प्रतिरूप कहते हैं, पद्धति भी कहते हैं, ठीक ना। तो वैसा अनुक्रम जो एक निश्चित पैटर्न का अनुपालन करे, श्रेणी कहलाता है। इसका मतलब श्रेणी भी कहां से आया है जी? तो अनुक्रम में से ही आया है। परिभाषा वैसा अनुक्रम जो एक निश्चित पैटर्न का अनुपालन करे, श्रेणी कहलाता है। तो श्रेणी भी आपका एक प्रकार का अनुक्रम ही है, श्रेणी भी आपका अनुक्रम से ही आया हुआ है, ठीक ना। चलिए परिभाषा लिखते हैं, वैसा अनुक्रम जो एक निश्चित प्रतिरूप को इंग्लिश में पैटर्न कहते हैं। वैसा अनुक्रम जो एक निश्चित पैटर्न का अनुपालन करे,
अर्थात अनुसरण करे, कौमा श्रेणी कहलाता है। श्रेणी कहलाता है। कोई दिक्कत? वैसा अनुक्रम जो एक निश्चित पैटर्न का अनुपालन करे, वैसा अनुक्रम जो एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करे, श्रेणी कहलाता है। ठीक ना? कोई दिक्कत? उतारते भी चलिएगा आप लोग। आप देखिए, श्रेणियां तीन प्रकार की होती हैं। श्रेणियां तीन प्रकार की होती हैं, ध्यान दीजिएगा। श्रेणियां तीन प्रकार की होती हैं। पहला होता है समांतर श्रेणी। पहला होता है समांतर श्रेणी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में एपी कहते हैं। ध्यान देते रहिएगा। श्रेणियां तीन प्रकार की होती हैं। पहला होता है समांतर श्रेणी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में क्या कहते हैं? एपी। समांतर श्रेणी को अब हमेशा एपी कहा जाएगा जी। समांतर श्रेणी को हमेशा क्या कहेंगे शॉर्ट में? एपी। ए फॉर एरिथमेटिक और पी फॉर प्रोग्रेशन होता है। ठीक ना? समांतर श्रेणी। दूसरा है आपका गुणोत्तर श्रेणी, इसको जीपी कहते हैं। जी फॉर ज्योमेट्रिक और पी फॉर प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अर्थात जीपी। ठीक है? और तीसरा है आपका हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी एचपी कहते हैं इसको, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ध्यान दीजिएगा। तो श्रेणियां तीन प्रकार की होती हैं, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। एपी, जीपी, एचपी। एपी अर्थात एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी अर्थात ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी अर्थात हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो श्रेणियां तीन प्रकार की होती हैं, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी अर्थात एपी, जीपी, एचपी। और 10th क्लास में आप लोग को केवल एपी पढ़ना है, केवल समांतर श्रेणी पढ़ना है। अब हम आ रहे हैं समांतर श्रेणी पे जी। अभी थोड़ा सा इसके पहले समझिए, इसको पढ़ने के लिए वो सब देखा गया कि अनुक्रम क्या है, अनुक्रम के पदों को हम किससे दर्शाते हैं, क्या व्यापक पद होता है, क्या अंतिम पद होता है, ठीक ना, या श्रेणी क्या होता है। अब हम कहाँ पहुंचे हैं? समांतर श्रेणी पे। अब समांतर श्रेणी का परिभाषा देखा जाएगा, ठीक ना। तो 10th क्लास में केवल समांतर श्रेणी अर्थात केवल एपी पढ़ना है। जब आप +2 में जाइएगा, आईएससी में मैथ लीजिएगा, तो वहां पे पुनः आपका मिलेगा तीनों, एपी, जीपी, एचपी, तीनों का अध्ययन करना है, ठीक ना। तो चलिए अब मिटा रहे हैं और अब लिख रहे हैं समांतर श्रेणी। अब इसका परिभाषा हम लोग देखेंगे, ठीक ना, तो ध्यान देते रहिएगा। अब लिखेंगे हम लोग समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी का परिभाषा देखा जाएगा। समांतर श्रेणी, ध्यान दीजिएगा। अब समांतर श्रेणी का हम लोग परिभाषा देखेंगे। अब देखिए, पहले समझिए, पांच है, 10 है, 15 है, ध्यान दीजिएगा, डॉट डॉट, ठीक है। कहता है, या मान लीजिए एक और लिख लेते हैं। कहता है वैसी श्रेणी, इसका परिभाषा कहता है वैसी श्रेणी या वैसा अनुक्रम भी कह सकते हैं। वैसी श्रेणी जिसका कोई पद और उसके पूर्व पद का अंतर सदैव नियत हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, 10 का पूर्व पद क्या है जी? 5। 15 का पूर्व पद क्या है जी? 10। 20 का पूर्व पद क्या है जी? 15। पूर्व पद यानी पहला पद, ठीक है।
तो ध्यान दीजिए, कहता है वैसी श्रेणी जिसका कोई पद और उसके पूर्व पद का अंतर सदैव नियत हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक ना। चलिए, तो हमने 10 लिया और 10 का पूर्व पद क्या है जी 5 और घटाया, अंतर माने घटाओ, क्या मिला जी 5। ठीक है। हमने 15 लिया और 15 का पूर्व पद क्या है जी 10 और इसका अंतर कीजिए, क्या मिलेगा 5। कोई दिक्कत। फिर हमने 20 लिया, 20 का पूर्व पद क्या है जी 15 और इसका हमने अंतर किया, क्या मिला 5। तो कहता है वैसी श्रेणी जिसका कोई पद और उसके पूर्व पद का अंतर सदैव नियत हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो देखिए 10 लिया हमने और 10 का पूर्व पद क्या है जी 5, इसका अंतर निकाला हमने 5 मिला ना। 15 में से 10 घटाए, 15 का पूर्व पद 10 है, 15 में से 10 घटाए 5। 20 लिए, 20 का पूर्व पद 15 है, 20 में से 15 घटाए 5। तो अंतर क्या मिल रहा है जी, एक नियत संख्या मिल रहा है, एक नियत संख्या मिल रही है। तो कहता है वैसी श्रेणी जिसका कोई पद और उसके पूर्व पद का अंतर सदैव नियत हो तो उस श्रेणी को हम, उस अनुक्रम को हम समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है। तो यह आपका क्या है जी 5, 10, 15, 20 हम कह सकते हैं एपी में है, समांतर श्रेणी में है। नहीं कोई दिक्कत, क्योंकि अंतर क्या मिल रहा है, कोई भी पद उसके पूर्व पद का अंतर हमेशा नियत मिल रहा है। नियत माने क्या होता है जी, एक निश्चित संख्या। ठीक है, एक फिक्स वैल्यू, तो एक नियत मान मिल रहा है। कोई दिक्कत। तो यह आपका एक समांतर श्रेणी में है। और देख लीजिए क्वेश्चन ऐसा चैप्टर बनाएंगे तो मिलेगा, जांचिए कि क्या इतना, जांचिए कि क्या अनुक्रम इतना समांतर श्रेणी में है। तो यही हम निकालते हैं जी। ठीक है। और अंतर नियत मिलता है तो हम कह देते हैं समांतर श्रेणी में है। और इसी जो अंतर जो नियत मिला है, इसी नियत संख्या का नाम होता है पदांतर या सार्वंतर। अभी आगे हम लोग देखेंगे। ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यदि पूछा जाए 1, 5, 9, 12, ठीक है, यह बताइए समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो फिर घटाइएगा, 5 में से 1 घटाइएगा जी 4 मिला, 9 में से 5 घटाइएगा 4 मिला, 12 में से 9 घटाइएगा 3 मिला। देखिए यहाँ पे अंतर नियत नहीं है, इन दोनों में अंतर 4 4 आया, यहाँ 3 आ गया, अंतर नियत नहीं ना है, यानी अंतर बराबर नहीं ना है। तो यह आपका समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक ना। चलिए, तो एक तो परिभाषा यह हो गया, ध्यान देते रहिएगा। वैसी श्रेणी या वैसा अनुक्रम जिसका कोई पद और उसके पूर्व पद का अंतर सदैव नियत हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। कोई दिक्कत। एक परिभाषा यह हो गया। अंतर हमने क्या पाया जी, एक नियत संख्या पाया ना, एक निश्चित मान पाया, एक फिक्स वैल्यू पाया। ठीक है। तो कहेंगे यह समांतर श्रेणी है। इसका दूसरा परिभाषा देखिए, कहता है वैसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जरा इस बात को समझ लीजिए, वैसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद, हमने 10 लिया जी, ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, हमने क्या लिया 10 लिया। वैसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में, 10 का पूर्व पद क्या है जी 5, अब 5 में क्या जोड़ा जाएगा कि 10 मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वैसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद, हमने 10 ले लिया, अपने पूर्व पद में 10 का पूर्व पद क्या है 5, वैसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो 10 लिया हमने, 10 का पूर्व पद क्या है जी 5, अब आप ही बताइए 5 में क्या जोड़ेंगे तो 10 मिल जाएगा 5। कोई दिक्कत। अब चलिए हमने 15 लिया जी,
आप 15 का पूर्व पद क्या है? 10। अब आप ही बताइए 10 में क्या जोड़ेंगे 15 मिलेगा? तो आप ही कहिएगा 5। कोई दिक्कत? हमने लिया 20। आप 20 का पूर्व पद क्या है जी? 15। अब हम आपसे पूछें कि 15 में क्या जोड़ेंगे कि 20 मिलेगा? तो आप कहिएगा सर 5 जोड़ा जाएगा। कोई दिक्कत? तो वैसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। 10 हमने लिया, 10 का पूर्व पद 5 है, 5 में कितना जोड़ेंगे कि 10 मिलेगा? तो 5। 15 हमने लिया, 15 का पूर्व पद क्या है जी? 10 है। अब 10 में क्या जोड़ा जाएगा 15 मिलेगा? तो 5। 20 हमने लिया, 20 का पूर्व पद क्या है? 15। अब आप ही बताइए 15 में क्या जोड़ा जाएगा? क्या जोड़ा जाएगा 20 मिलेगा? 5। हो रहा है ना? तो वैसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समझ रहा है ना? तो दो तरह से डिफाइन करते हैं, दोनों परिभाषा बोल दिए, दोनों तरीके से समझा दिए। अब चलिए परिभाषा लिखते हैं, ठीक ना? ध्यान देते रहिएगा। इसको मिटा रहे हैं, आप ध्यान देते रहिएगा। देखिए समांतर श्रेणी आपका कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसमें कॉन्सेप्ट है। मुझे पढ़ाने में भी मजा आएगा, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा यदि आप थोड़ा सा रुचि रखते हैं तब, ठीक ना? और जहां कहीं दिक्कत हो आप जरूर कहिए, खूब बढ़िया से आप समझ लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी मजा से आपका ये टॉपिक बन जाएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। चलिए परिभाषा लिखते हैं। वैसी श्रेणी जिसका कोई पद और वैसी श्रेणी जिसका कोई पद और उसके, थोड़ा सा इसमें इंक डालिए, वैसी श्रेणी जिसका कोई पद और उसके पूर्व पद का अंतर सदैव नियत हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। कोई दिक्कत? वैसी श्रेणी जिसका कोई पद और उसके पूर्व पद का अंतर सदैव नियत हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसका दूसरा परिभाषा देख लीजिए, अथवा लिख के कॉमा दे रहे हैं। इसका दूसरा परिभाषा देखिए, वैसी श्रेणी या वैसा अनुक्रम भी लिख सकते हैं जी। वैसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी का दो परिभाषा बताया गया, दोनों को समझाया गया, ठीक ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो वीडियो को पॉज करके अर्थात वीडियो को रोक के आप इसे उतार सकते हैं, उतारते भी चलिए, ठीक ना? चलिए अब इसको मिटा रहे हैं और थोड़ा सा 10 मिनट और 5 मिनट और। चलिए अब देखा जाएगा समांतर श्रेणी के प्रकार। अब हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी के प्रकार। समांतर श्रेणी के प्रकार।
पहला होता है परिमित समांतर श्रेणी अर्थात परिमित एपी। इसको पूरा कहिए, परिमित समांतर श्रेणी या परिमित एपी। और दूसरा है आपका अपरिमित समांतर श्रेणी, अपरिमित समांतर श्रेणी, अपरिमित एपी। कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए, परिमित का अर्थ है निश्चित, परिमित एपी अर्थात वैसा समांतर श्रेणी जिसमें उसके पदों की संख्या निश्चित हो, उसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। परिमित का अर्थ होता है निश्चित, तो परिमित समांतर श्रेणी का परिभाषा, वैसा समांतर श्रेणी जिसमें उसके पदों की संख्या निश्चित हो, उसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। अपरिमित एपी अर्थात अपरिमित समांतर श्रेणी, तो वैसा समांतर श्रेणी जिसमें उसके पदों की संख्या निश्चित न हो, उसे अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला का परिभाषा लिखा जाए। जिस समांतर श्रेणी में उसके पदों की संख्या, जिस समांतर श्रेणी में उसके पदों की संख्या निश्चित हो उसे परिमित एपी अर्थात परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 5, 10, 15, 20, 25। पहली बात तो यह समांतर श्रेणी है जी। 10 में से 5 घटाइएगा 5, 15 में से 10 घटाइएगा 5, 20 में से 15 घटाइएगा 5, 25 में से 20 घटाइएगा 5। अंतर बराबर है ना। परिभाषा क्या देखा गया, वैसी श्रेणी जिसका कोई पद और उसके पूर्व पद का अंतर सदैव नियत हो, मान अंतर आपका एक निश्चित मान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक ना, उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। तो सब जगह अंतर बराबर है, बाद वाले पद में से उसके पूर्व पद को घटा रहे हैं तो अंतर सब जगह बराबर मिल रहा है। और जब अंतर बराबर है, उसी अंतर नियत संख्या का नाम हो जाता है पदांतर, माने जो अंतर प्राप्त होता है उसी का नाम हो जाता है पदांतर। अभी बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे 10 में से 5 घटाइएगा 5, 15 में से 10 घटाइएगा 5, 20 में से 15 घटाइएगा 5, 25 में से 20 घटाइएगा 5। अंतर बराबर है तो यह आपका समांतर श्रेणी है। और उसमें भी यह परिमित समांतर श्रेणी है। परिमित वैसा समांतर श्रेणी जिसमें उसके पदों की संख्या निश्चित हो। हम पूछे इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, तो आप कहिएगा 1, 2, 3, 4, 5। 5 पद है ना, तो पद निश्चित है, तो यह आपका परिमित समांतर श्रेणी है। इतना एक परिमित एपी है, माने परिमित समांतर श्रेणी है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका दूसरा है अपरिमित समांतर श्रेणी। तो जिस समांतर श्रेणी में उसके पदों की संख्या निश्चित न हो, जिस समांतर श्रेणी में उसके पदों की संख्या निश्चित न हो, उसे अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपरिमित समांतर श्रेणी, जिस समांतर श्रेणी में उसके पदों की संख्या निश्चित न हो उसे अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। बड़ी आसान बात है। जिस समांतर श्रेणी में उसके पदों की संख्या निश्चित न हो उसे अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। अब एग्जाम्पल जी, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट एक अपरिमित समांतर श्रेणी है। क्योंकि हम आपसे पूछें इसमें कितने पद हैं तो आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आगे डॉट डॉट है ना जी। तो यह क्या है, इसमें अनिश्चित पद हैं, इसके पदों को हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं कितना है, तो यह आपका अपरिमित समांतर श्रेणी है, ठीक ना। चलिए अब 2 मिनट का और देखा जाएगा। एक चीज देखना है, पदांतर या सार्वंतर, ठीक ना।
मिटाते हैं। अब देखना है पदांतर या सार्वंतर, उसका डिफिनेशन देखना है, उसको समझना है। पदांतर या सार्वंतर, पदांतर या सार्वंतर, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, कोई एक अनुक्रम लिखे 2, 5, 8, 11। ध्यान दीजिएगा, 5 में से 2 हटाइएगा, 5 में से 2 हटाइएगा 3, 8 में से 5 घटाइएगा 3, होगा ना। 5 में से 2 घटाइएगा आपका 3, 8 में से 5 घटाइएगा फिर भी 3, 11 में से 8 घटाइएगा फिर भी 3। तो कहता है यही ना नियत संख्या है जी। कहता है, क्या कहता है जी? तो पदांतर का परिभाषा कहता है, सार्वंतर का परिभाषा कहता है, किसी अनुक्रम का कोई पद और उसके पूर्व पद का अंतर सदैव नियत होता है। देखिए नियत आया है ना जी, और यह नियत संख्या एपी का पदांतर कहलाती है। किसी अनुक्रम का कोई पद और उसके पूर्व पद का अंतर सदैव नियत होता है, और इस नियत संख्या को हम समांतर श्रेणी का पदांतर कहते हैं। ठीक ना, यह समांतर श्रेणी हो गया ना, क्योंकि पदों का अंतर अर्थात पदांतर बराबर है ना, तो समांतर श्रेणी है। तो किसी अनुक्रम का कोई पद और उसके पूर्व पद का अंतर, किसी अनुक्रम का कोई पद और उसके पूर्व पद का अंतर सदैव नियत होता है, और वह नियत संख्या क्या कहलाती है? पदांतर। चलिए परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा लिखा जाएगा, किसी अनुक्रम का, किसी अनुक्रम का कोई पद और उसके पूर्व पद का अंतर सदैव नियत होता है, सदैव नियत होता है। यह नियत संख्या, यह नियत संख्या एपी का अर्थात समांतर श्रेणी का पदांतर कहलाती है। कोई दिक्कत? पहली बात तो यह है, जो भी थ्योरी में लिखवाया जाए उसको बढ़िया से समझिए। वीडियो देख रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो फिर आप बैक करके इसको पुनः एक बार देखिए, समझिए। यदि समझने में दिक्कत हो तो बार बार हम लिखते हैं 9006609564, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कीजिए। यदि थ्योरी समझने में कहीं भी, कॉन्सेप्ट में कहीं भी आपको दिक्कत होती है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करें। कोई चैप्टर बना रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें। जितना हो सके मैं आपका सहयोग करूंगा, ठीक है। बस आपका स्नेह प्रेम मिलता रहे, मैं आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर हूं, तैयार हूं। तो चलिए, और एक चीज और बार बार कहते हैं कि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जैसा कि पिछले 2 क्लासों में अब बहुत बार रिपीट किए हैं, ज्यादातर यानी लगभग 75% क्वेश्चन तो थ्योरी से उठाता है जी। अतः किसी भी टॉपिक का थ्योरी पढ़ाया जाए, लिखवाया जाए, फार्मूला लिखवाया जाए, उसको बढ़िया से पढ़िए, समझिए। लगभग 75% क्वेश्चन आपका डायरेक्ट थ्योरी से होता है। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कुछ ही केवल फार्मूला पुटिंग होता है, ठीक ना। तो थ्योरी बढ़िया से पढ़िए आप। तो पदांतर का परिभाषा हम लोग देख लिए। अब देखिए, पदांतर को हम स्मॉल डी से दर्शाते हैं, ठीक ना। इससे
स्मॉल डी से दर्शाते हैं। किसे स्मॉल डी से दर्शाते हैं जी? तो पदांतर को अर्थात सार्वंतर को, ठीक ना। एक लाइन इसमें और एक पॉइंट और लिखिए जो कि भी आई है। पदांतर धनात्मक कौमा ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। यह बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करता है जी, ठीक है। यह पॉइंट आपका भी आई। पदांतर का मान धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। यह बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करता है, इसलिए इस पॉइंट को क्या लिखे हैं? भी आई। अब चलिए जरा इसको समझ लें और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त किया जाएगा, ठीक ना। पदांतर का मान कैसे धनात्मक होता है, कैसे ऋणात्मक होता है और कैसे शून्य होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 5, 7, 9, 11, ध्यान दीजिए। देखिए 7 में से 5 घटाइएगा 2, 9 में से 7 घटाइएगा 2, 11 में से 9 घटाइएगा 2। अंतर सब जगह बराबर है ना, अंतर क्या है? बराबर है, इसलिए यह क्या है? समांतर श्रेणी में है। और वही अंतर अर्थात वही नियत संख्या, जो अंतर आपका एक नियत संख्या मिलती है, उसी नियत संख्या का नाम क्या है? पदांतर। तो कहेंगे यहां पे पदांतर बराबर है, ठीक ना, इसलिए समांतर श्रेणी में है। तो पदांतर आ रहा है कितना? ध्यान दीजिएगा, 7 में से 5 घटाइएगा 2 अर्थात +2, 9 में से 7 घटाइएगा 2 अर्थात +2, 11 में से 9 घटाइएगा 2 अर्थात +2। तो यही ना नियत संख्या पदांतर है जी। तो यहां पे तो पदांतर का मान धनात्मक है, समझे ना इस चीज को। यही जो नियत संख्या मिलती है, अंतर जो मिलता है, इसी का नाम ना पदांतर है। तो यहां पे पदांतर का मान तो धनात्मक है। चलिए अब ऋणात्मक वाली बात समझे हैं, इसको मिटा रहे हैं। चलिए ऊपर से ही मिटा रहे हैं। अब देखा जाएगा कैसे पदांतर ऋणात्मक होता है या शून्य भी होता है, ठीक ना, ध्यान देते रहिएगा। अब देखिए कोई एक दूसरा अनुक्रम लीजिए। चलिए आपका 10, 9, 8, 7, ठीक है। अब 9 में से 10 घटाइएगा, हमेशा बाद वाले पद में से उसके पूर्व पद को घटाते हैं, ठीक ना। 9 में से 10 घटाइएगा तो कितना बचेगा जी? -1। 8 में से 9 घटाइए, हमेशा बाद वाले पद में से उसके पूर्व पद को घटाते हैं, ठीक ना। तो 8 में से 9 घटाएंगे -1। 7 में से 8 घटाइए, 7 में से 8 घटाए -1। पहली बात तो अंतर जो है एक नियत संख्या मिल रही है, अंतर बराबर है, तो यह समांतर श्रेणी में है। और इसी अंतर अर्थात इसी नियत संख्या को क्या नाम देते हैं? पदांतर। तो यहाँ पे पदांतर ऋणात्मक है ना जी, यहाँ पे पदांतर धनात्मक आया है, यहाँ पे पदांतर ऋणात्मक आया है। चलिए अब देखते हैं कैसे पदांतर शून्य भी होता है। तीसरा ध्यान दीजिएगा, 10, 10, 10, 10। आपसे पूछा जाए क्या यह समांतर श्रेणी में है? तो पदांतर यदि बराबर होगा, वैसी श्रेणी जिसका कोई पद और उसके पूर्व पद का अंतर सदैव नियत हो, यानी अंतर बराबर होगा, तो यह समांतर श्रेणी में होगा। तो देख लीजिए बराबर है। 10 में से 10 घटेगा 0, इस 10 में से इस 10 को घटाइएगा 0, इस 10 में से इस 10 को घटाइएगा 0। अंतर बराबर है अर्थात उसी अंतर का नाम ना पदांतर होता है। पदांतर बराबर है इसलिए समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे पदांतर का मान क्या आ रहा है? 0। देखिए इस 10 में से इस 10 को घटाइए, 0 अर्थात शून्य मिला ना। अब इस 10 में से इस 10 को घटाइए, 0। इस 10 में से इस 10 को 10 को घटाइए, क्या मिला? 0। और यही ना जो नियत संख्या है, जो अंतर मिला है, इसी का नाम है पदांतर। तो आप देखें ना, पदांतर धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकता है, ठीक ना।
इसी के साथ समांतर श्रेणी पे यह पहला वीडियो लेक्चर को समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।